वेलकम टू शिव क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि पॉलिटी में क्या है, क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, ये इसको पॉलिटी इंग्लिश में क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पॉलिटी को राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो भारतीय संविधान जो हमारा बना हुआ है ये क्या है, इसी पर आधारित है। जितने भी हमारे संविधान में कुछ भी लागू किया जाता है तो पॉलिटी के अंतर्गत आता है वो। तो इसके अंदर कुछ भाग हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है पावर। पावर क्या होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, उसी के हाथ में हमारे सारे उसी के अंतर्गत आएंगे। तो सत्ता जिसके हाथ में रहती है वही हमारा वर्क करते हैं, अर्थात जिसकी सरकार होती है वही हमारा काम करेगी। ठीक, तो सबसे पहले जो पावर होती, सत्ता होती है, ये 3 भागों में विभाजित है। तो नंबर 1 पर क्या है, विधायिका। विधायिका का मतलब ये होता है कि विधि निर्माण, कानून बनाना। कोई भी कानून बनाना है, पारित करना है, तो इस विधि के द्वारा हमारा कानून बनेगा। किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा ये कानून बनता है। तो हमारी अगर सत्ता रहेगी, अगर हमारे पास सरकार बनी रहेगी तो हमारा जो कानून होता है वो तुरंत पास हो जाता है। ठीक, कार्यपालिका में हम क्या पढ़ेंगे, विधि लागू करना, कानून लागू करना, कि कौन सा कानून हमें लागू करना है, ये कार्यपालिका निर्धारित करती है। और कानून बनाना कौन काम करता है, विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है, और लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका के बारे में हम देखेंगे। न्यायपालिका हमारी काम क्या करती है, विधियों की व्याख्या, विवादों का निपटारा करती है। मतलब कोई भी विवाद हो जाता है, उन चीज़ों से निपटने के लिए हम न्यायपालिका के पास जाते हैं, वहाँ पर उसकी सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है, वहीं पर सारी चीज़ें, क्रियाएं होती हैं। तो हम किसके पास जाएंगे फिर, विधियों की व्याख्या, विवादों का निपटारा, न्यायपालिका के पास हम जाते हैं। इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तब जाकर हमें अच्छे तरीके से पॉलिटी समझ में आएगी। पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में लागू की गई हैं। ठीक, अब यहाँ पर बताया गया है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। तो पहला है केंद्रीय, दूसरा है राज्य, और तीसरा है स्थानीय स्वशासन। तो सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। 3 अंग से ही हमारी सरकार डिपेंड रहती है। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ है केंद्रीय हो गया, राज्य हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा स्थानीय। तो केंद्रीय क्या है, सभी पर लागू करेगा। वो केंद्र सरकार जो होगी वो क्या करेगा, सब पर लागू करेगा, चाहे राज्य का हो, चाहे स्थानीय हो, चाहे कहीं का भी हो, वो सभी पर जितने कोई भी नियम लागू होगा तो सभी पर लागू होगा। राज्य के अंतर्गत क्या होगा, राज्य के द्वारा बनाया गया नियम जो होगा वो राज्य के अंतर्गत आएगा, वो किस पर लागू किया जाएगा, स्थानीय स्वशासन पर किया जाएगा। जैसे मान के चलिए पंचायत है, नगर पंचायत है, न्यायपालिका, नगर पालिका है, इन सब चीजों पर राज्य वर्क करती है। ऐसे है, इसको मानेंगे इस तरीके से। ये डायग्राम हमारे समझने के लिए बहुत ही अच्छा डायग्राम हमने बनाया है। समझने के लिए सबसे अच्छा डायग्राम आप कहेंगे इसको। ये इसका शासन जो होगा पूरे भारत पर होगा, कहने का मतलब ये है। और इसमें से जो छोटे छोटे राज्यों का शासन होगा वो छोटे छोटे गांव, कस्बों और पंचायतों पर होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने ये सारी चीजें बातें सीखी, जानी, समझी। अब हम आगे बात करेंगे कि जो केंद्रीय संसाधन है वो किसे, कौन सरकार होती है, संघीय सरकार कहा जाता है इसे। केंद्रीय को क्या कहेगा, संघीय सरकार कहा जाता है, और राज्य को राज्य सरकार कहा जाता है, और स्थानीय स्वशासन को पंचायती एवं नगर पालिका कहा जाता है। कहने का अर्थ यही है कि केंद्र को जो है संघीय सरकार कहा जाएगा, राज्य को राज्य सरकार, और
स्थानीय स्वशासन को पंचायत एवं नगर पालिकाओं के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना समझा। चलिए इसी कड़ी में हम आगे की कहानी के बारे में जानते हैं कि संविधान का हमारा प्रोसेस क्या था, किस तरीके से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। तो उस समय हमारे शासनकाल में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और अंग्रेजों के शासनकाल में ही बहुत सारी घटनाएं घटी और इन घटनाओं को क्रम कैसे था, इन सभी क्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास, हमारा संवैधानिक विकास किसका कहाँ से हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे उस समय जो है अंग्रेजों का शासन चल रहा था, हम लोग जानते ही हैं। तो कंपनी के अधीन शासन 1773 से 1857 तक कंपनी का शासन हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत चला करती थी हमारी। तो रानी एलिजाबेथ के समय ये कार्यक्रम चल रहा था, उन्हीं के हाथों में ये पूरी सत्ता थी और उन्हीं के द्वारा पूरा शासन राजपाट संभाला जा रहा था भारत का। तो कंपनी के अधीन शासन 1773 से लेकर 1857 तक ये कार्यकाल इन्हीं के शासनकाल में चला है। अब यहीं से जो है हमारे संविधान के बारे में हम लोगों ने जाना समझा सीखा। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 3 प्रेसिडेंसीज बनाए। कहाँ पर? पहला कलकत्ता में बनाया, दूसरा मद्रास में और तीसरा बम्बई में बनाया। और यहाँ पर कुछ गवर्नर जनरल भी नियुक्त किए गए थे। तो उनकी संख्या क्या थी? 1 गवर्नर जनरल बनाया गया था, 1 डिप्टी गवर्नर बनाया गया था और 24 मेंबर निदेशक मंडल के थे, मतलब 24 सदस्य निदेशक मंडल के भी थे। तो यहाँ से कभी कभी संख्या के बारे में पूछ लेता है कि निदेशक मंडल में कुल संख्या कितनी थी। तो वहां पर कुल संख्या कितनी थी? 24 संख्या थी। तो 24 वाले ऑप्शन पर टिक करना है हमें। और स्थान हमारे कौन कौन से थे? तो कलकत्ता था स्थान, मद्रास था और बॉम्बे थे। और यहाँ पर जब ये सब मंडल बना दिए गए थे तो फिर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। तो उस समय जो है हमारा अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, हमने आपको बताया ही। तो वहाँ से एलिजाबेथ के द्वारा एक संदेश या फरमान भेजा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल है वो 20 वर्ष तक आगे के लिए बढ़ा दिया गया था। तो जिसके कारण हमारे देश में, भारत देश में कुछ बाधाएं उत्पन्न होने लगी थी। तो ये जो है कार्यकाल 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से बताया कि बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसमें उस समय वहां के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। पहले गवर्नर थे, अब इनको बंगाल का गवर्नर जनरल की उपाधि दिया जाने लगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसे कहा गया था? वारेन हेस्टिंग्स कहा गया था। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछा भी जाता है। ठीक, तो 1774 में इसी क्रम में आगे जब हमारा शासनकाल आगे बढ़ता है तो 1774 में घटना घटती है। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसके चीफ जस्टिस लॉर्ड इम्पे थे। एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की कलकत्ता में, जिसके चीफ जस्टिस कौन थे? लॉर्ड इम्पे थे। ठीक, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले नाम लॉर्ड हाइड, ये अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, लॉर्ड चैम्बर्स, ये भी क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। और लॉर्ड लिविंगस्टन, ये भी एक अन्य न्यायाधीश थे। तो 3 हमारे न्यायाधीश हुए, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिविंगस्टन। ये 3 हमारे जो है अन्य न्यायाधीश हुए। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस लॉर्ड इम्पे के नाम से जाना जाता था। ये है हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस लॉर्ड इम्पे, इनका नाम। ठीक, इस तरीके से भारत के न्यायाधीश में भारत के न्यायालय की स्थापना की शुरुआत हो गई। इस तरीके से हमारे भारत के न्यायालय की
शुरुआत की गई भारत देश में। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।